देखिए, अभी जो 2 बड़े अपडेट हैं वरुण इस मामले में, एक तो जैसा हमने कल अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दी थी कि जो दोनों ही आरोपी हैं, उनके मोबाइल की अब जाँच होनी है और मोबाइल की जाँच सीडीआर की जाँच होनी है यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड की जाँच होनी है। इसके अलावा मोबाइल के जो फोरेंसिक जाँच है, जिससे ये पता चल सके कि क्या किसी तरीके की छेड़छाड़ की गई थी या नहीं की गई थी, उसको शुरू कर दिया गया है। यानी पुलिस के पास अब दोनों जो मोबाइल फ़ोन है और उनके उपकरणों की जो जाँच होती है, उसमें जो वैज्ञानिक आधार होता है कि आप जो उनकी मेमोरी स्लॉट्स हैं या फिर जो ड्राइव है, किस तरीके के वो मोबाइल हैं। अगर आपको टेलीकॉम कंपनियों से मिलकर वो तमाम जानकारियाँ चाहिए कि किस-किस को फ़ोन किया और उससे बड़ी बात, एक जो वक़्त लगता है, जिस रिपोर्ट को मुझे लगता है कि अगले शायद कुछ दिनों बाद हम एक ब्रेक कर पाएँगे अपने दर्शकों के लिए, वो ये होती है वरुण कि कई बार डेटा से जब छेड़छाड़ होती है और आपने भी खूब रिपोर्टिंग की और खास तौर पर क्राइम रिपोर्टिंग की है, आपको ये पता है कि जब वो डेटा रिकवर होता है, उसमें समय लगता है। तो पुलिस अभी कई सारे फ़ोल्डर होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं, तो वो डेटा रिकवरी और जो डेटा स्ट्रक्चर है उस मोबाइल का, उसकी जाँच कर रही है। दूसरी जो जाँच है, जिसको लेकर डीएनए सैंपलिंग की जो हमने बात कही थी, लैब में हुए हैं, अलग-अलग तरीके के टिश्यूज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलग-अलग तरीके के को डीएनए को सैंपल को मैच किया जाता है, भ्रूण से मैच किया जाता है। उस मामले में एक अपडेट ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, जिस बात को सूत्रों के ज़रिए हमने कहा था कि अगर डीएनए मैच हो, ना मैच हो, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आरोपियों के खिलाफ जो आधार हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगे। पुलिस की केस डायरी मजबूत बनी रहे इसलिए पुलिस कई सारे तरीके के एविडेंस यानी कई सारे तरीके के सबूत जुटा रही है। देखिए, एक वो एफआईआर है जो पीड़ित परिवार ने लिखाई, लड़की का बयान है। इसके बाद वो वीडियो अगर उस मोबाइल डेटा में मिल जाते हैं या फिर उससे छेड़छाड़ी का पता चल जाता है, एक दूसरे से संपर्क जो तमाम लड़की को बुलाने और उसके बाद के जो संपर्क है वो, इसके बाद अगर किसी भी तरीके का डेटा मैच होता है या उसमें ये जानकारी सामने आती है, मैसेज जैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होते हैं तो वो, और इसके बाद डीएनए टेस्टिंग जो कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार हो जाएगा इस पूरे मामले को पुष्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि ये एक संभावना बनी हुई है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है कि वो जो भ्रूण ठहराव, वो जो गर्भवती हुई हो नाबालिग, वो किसी एक के डीएनए को मैच करे और एक से ना करे। लेकिन इससे सत्यापित नहीं होता क्योंकि मामला पुराना है, 3 महीने पुराना एक केस है, तो जरूरी नहीं कि दोनों के डीएनए उस तरीके से मैच हो जाएं, किसी एक के होंगे। लेकिन जो आरोपियों की आपसे बयान है और आपसी लिंक है, उससे पुलिस इस मामले में अपनी जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो नकेल है आरोपियों पर, वो बेहतर तरीके से कस पाएगी वरुण। उत्कर्ष, इसी चीज को लेकर एक मेरा सवाल ये है कि लड़की की उम्र को लेकर भी कई तरीके की बातें चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को उस पर भी स्पष्टता दें। देखिए, ये बात सच है कि पीड़िता की उम्र को लेकर कई तरीके की बातें चल रही है, लेकिन वैधानिक तौर पर एक बात कहें ना वरुण, तो जो भी उम्र के कंट्रोवर्सी चल रही है, हुआ ये कि जो अक्सर होता है, हम गाँव, देहात या ऐसे इलाकों में देखते हैं कि जो पहली रिपोर्ट आती है, वो अमूमन आपने पीड़िता को देखा, उसके हाव-भाव, शक्ल-सूरत और हाइट को देखकर आपने मान लिया कि वो इतने साल की है। उसके बाद जब आपकी एक तरीके से मेडिकल जाँच होती है, और किसी भी व्यक्ति की उम्र का सही पता लगाने के लिए बोन टेस्टिंग होती है, हड्डियों की टेस्टिंग होती है, और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखिए, अगर पीड़िता नाबालिग है तो केस अलग लगेगा, वो पॉक्सो के मामले हो जाएंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों के जो कानून है वो बहुत अलग है, दुष्कर्म के जो कानून है कड़े दोनों हैं और बेहद कड़े हैं, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वो कानून और सख्त और कड़ा हो जाता है, इसलिए जांच की गई। उम्र को लेकर जो भी बहस चल रही है या जो भी अलग अलग तथ्य आए, पहले ये कहा गया, जो शुरुआती कागजी कार्रवाई हुई उसमें ये कहा गया कि 12 साल के करीब पीड़िता की उम्र है, और उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए मेडिकल जांच में, वो 14 साल की पीड़िता की उम्र का है। लेकिन वरुण, दोनों ही मामलों में एक बात बहुत ईमानदारी से मैं पुष्ट कर दूं कि आप उम्र को लेकर कोई भी बहस करिए, और ये शायद कोर्ट में भी एक आधार हो सकता है जो कि आरोपी पक्षों की ओर से उनके वकील उस दलील के तौर पर रखें। लेकिन मैंने कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से या भूतपूर्व अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि जब तक पीड़िता की उम्र 18 से कम है, उस बहस का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक दो बार सुनवाई में उसको एक दलील के तौर पर रखें कि आपने शुरू में क्यों गलत बताया या क्या छुपाने की कोशिश की है, ये की। लेकिन अगर 18 साल से वो छोटी है यानी वो नाबालिग है, फिर आप उसके बाद उसको 12-14 किसी भी बहस में उलझाना चाहें, ये बात सच है कि पीड़िता अगर नाबालिग है तो जो पॉक्सो के कानून होते हैं, उसके बाद जो ज्यादा सख्त कानून होते हैं दुष्कर्म के मामलों में, वही लागू होंगे। वो 12 से 14 होने पर उसमें कोई अंतर या फर्क नहीं आ जाएगा। उत्कर्ष, ये इस मामले में जो पुलिस का रवैया है
उस पर भी कई तरीके की खबरें आईं। बताया गया कि पुलिस ने जो चौकी बनाई थी, वो उस जगह बनाई थी जो आरोपी की जगह थी। ऐसी इससे जुड़ी कई खबरें आ रही हैं। क्या इस पे आप कोई रोशनी डाल पाएँगे? बिल्कुल, जो आपने कहा शब्दशः वरुण वो सही है। पर ये मामला थोड़ा पुराना है, करीब 10-12 साल पुराना मामला है। जो जानकारी है वो ये है कि जो पुलिस चौकी बनी है उस इलाके की, वो एक ऐसी भूमि पर बनी है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग और उसके बाद उस बिल्डिंग के पास जो परिसर कब्जाया गया वो वहां पर बनी है। अब इसमें 2 तरीके की और बहुत सीधे तौर पर कहूँ 3 तरीके की ऐसी थ्योरियां हैं जो सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी तो वरुण ये आ रही है कि पुलिस ने चौकी बनाने से पहले जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जांच होती है वो नहीं करी। तो ये है लापरवाही का मामला कि आपने देखा ही नहीं जमीन किसकी है और आप उसको सार्वजनिक जमीन जिसके जैसा आरोपियों की ओर से भी कहा गया क्योंकि उसमें संलिप्तता आरोपियों की भी आ रही है जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में। और हमने देखा कि मोदी की संपत्ति की जांच हुई है और कई सारी संपत्तियों की और जांच हो रही है लगातार। तो एक तो बात ये कि लापरवाही हुई, जो सार्वजनिक प्रचलन में कह दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति है और पुलिस ने उसको सार्वजनिक संपत्ति माना और आरोपियों ने ही वो जमीन दे दी। लेकिन उसके पीछे कहा जाता है कि वो उसके बिना पर एक एडवांटेज ले रहे थे कि देखिए पुलिस को भी जमीन हमने दी है, वो इस तरीके से प्रचारित करते थे, तो जो लापरवाही का मामला होता है। दूसरा जो सवाल आपने उठाया और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में आरोपियों ने पुलिस को जमीन दी और पुलिस के पचड़े पर या पुलिस आरोपियों के पचड़े पर थी या आरोपियों का सहयोग मिलता था और वो क्या सिर्फ जमीन तक सीमित था या फिर वो और भी तरीके से जो साधन है, संसाधन है, जो मदद है, वो पुलिस को आरोपियों की ओर से मिलती रही थी। इस मामले की जांच होनी बाकी है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कई बार बदलाव होता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जैसे इस मामले में जब अधिकारियों से बोला गया, तो जैसे नगर निगम के अधिकारियों ने या उस इलाके के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के पास वो जमीन 12 साल पहले थी, पंचायत से उसका निस्तारण नहीं किया गया। अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप पूछेंगे तो अब हमको जानकारी तो मिल रही है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। तो जो तीसरी बात है वो विभागों के आपसी कम्युनिकेशन ना होने की बात है कि हो सकता है परमिशन मांगी, जवाब नहीं आया, चौकी बनानी थी, लेट कितना करते और कब तक वो टालमटोल पर या कितने रिमाइंडर लिखे जाते तो वो बनी। तो तीनों में से जो भी बात है, गड़बड़ हुई, लापरवाही हुई या मिलीभगत हुई, ये थोड़ी सी और जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उस दिन भी जब ये मामला पहली बार सामने आया था वरुण, हमने इस चर्चा में मैंने आपसे कहा था, मैं वापस इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन से और अयोध्या प्रशासन से जुड़े हमारे सूत्रों ने कहा है कि ये कहानी जिसमें पुलिस की गड़बड़ी या लापरवाही या मिलीभगत के जो आरोपों की बात हो रही है, ये कहानी उस केस से अलग ही तौर पर देखी जाएगी, दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप पुलिस की इस चौकी वाले सिस्टम पर आप ज्यादा ऊर्जा लगाने लगे और जो पीड़िता के पक्ष में जो पुलिस डायरी को मजबूत करना है, जो केस डायरी बनानी है, उसमें ऊर्जा कम लगे। केस डायरी से समझौता नहीं होगा। पहली प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है अयोध्या पुलिस के लिए कि वो इस केस में मजबूती से जो पूरी चार्जशीट तैयार करे और जब तक ये कोर्ट में केस जाए और जो दलील रखी जाए वो मजबूत होनी चाहिए। उत्कर्ष, जो पीड़ित बच्ची है वो शायद अभी लखनऊ में है। अभी जी। हाल फिलहाल में उसको गर्भपात की इजाजत मिली, वहां पर उसका इलाज चल रहा है अभी। तो उसकी क्या स्थिति है, मैं चाहूंगा एक बार वो भी आप बताएं। देखिए, बुधवार को गर्भपात हुआ है। डॉक्टरों की एक पूरी एक पैनल बना था, एक टीम बनी थी और उसमें महिला डॉक्टर और स्वाभाविक रूप से जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके नेतृत्व में उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ा 2 चैलेंज थे उसमें। एक तो 3 महीने का भ्रूण था। अमूमन 3 महीने का जो भ्रूण होता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं निकाला जा सकता या गर्भपात उस कंडीशन में नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उम्र थी करीब 14 साल की जो बताई जा रही है और जिसके कारण आपने जो पहला सवाल पूछा था कि मेडिकल जांच में जब उम्र में एक अंतर आया तो उस उम्र में इस तरीके का मेजर ऑपरेशन करना, शरीर से पूरे के पूरे फीटस को, भ्रूण को बाहर निकालना और उसके बाद उस लड़की की रिकवरी, ये एक चैलेंज था डॉक्टरों के सामने। और दूसरा, इसमें आपके पास समय भी कम था। आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर करते मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, लेकिन वो भी भ्रूण भी विकसित होता रहता। उस लड़की ने जो कुछ सहा है उसके बाद एक ऑपरेशन होना, और कई बार वो एक मेंटल ट्रॉमा होता है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इस मामले में मदद करते हैं। तो वो एक चैलेंज था। इन दोनों चैलेंजों को डॉक्टरों की टीम ने बखूबी पार पाया। सफल ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उस पीड़िता का, उसमें बताया गया कि उसकी हालत बेहतर है, ऑपरेशन सफल रहा है और अब वो रिकवर कर रही है। तो 2 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए, अभी भी जैसा आपने बोला कि हाँ वो लखनऊ में ही है और वो जो रिकवरी मोड है वो चल रहा है। और ध्यान देने योग्य बात यह है
कि पीड़िता के परिवार ने ही आग्रह किया था मुख्यमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई थी कि पीड़िता को बेहतर इलाज की जरूरत है, उसको बेहतर चिकित्सकीय सपोर्ट सहायता मिल पाए। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला हुआ कि उसको लखनऊ लाया जाएगा और यहाँ पर जो उसका ऑपरेशन होना है वो होगा। और अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में वो स्वास्थ्य लाभ ले रही है। उत्कर्ष, इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल, योगी का एक्शन, बातें बहुत होती हैं कि तमाम सोशल मीडिया पर चलता है कि देखिए गाड़ी पलट गई, देखिए बुलडोजर चल गया, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं से इतर, आप चूंकि ग्राउंड पर हैं, मैं बहुत सीधा सवाल करूंगा, सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन अभी तक लिए गए हैं? देखिए, पहले तो इसको मैं विस्तार से बता दूं, लेकिन जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, इस पर एक आज स्पेशल रिपोर्ट भी हमने फाइल की है। हमारे जो उत्तर प्रदेश पर वो रिपोर्ट मिलेगी कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मामले पे खुद ध्यान देने के बाद चीजें बदली। और वरुण, ये बात सही है, मतलब इसको स्वीकारने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। 28 जुलाई की ये घटना है। 28 जुलाई की देर रात को वो पीड़िता पहली बार दर्द से उसको परेशानी होती है। वो अपने परिवार के सामने इस तरीके के दर्द को जाहिर करती है। उसको जब अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर जांच करते हैं, तब वो बताते हैं कि अरे ये तो गर्भवती है। और उसके बाद इस मामले में परिवार पूछता है कि आखिर ये स्टेज कैसे आए, परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई। फिर वो अपने साथ हुए उस पूरे कृत्य को बताती है और तब पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार वो एफआईआर लिखी जाती है, वो शिकायत लिखी जाती है। लेकिन उसके बाद विधानसभा का सत्र शुरू होता है अगस्त के शुरुआती हफ्ते में, पहले ही हफ्ते में। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ इस केस के बारे में जानकारी पटल पर पहली बार रखते हैं। वो समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए भले ही रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस मामले में कहा तो कुछ एक सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठने की कोशिश हुई थी। और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और यहां से जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका इंपैक्ट दिखाई देता है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद इस केस को टुकअप करने के बाद, यानी खुद इस केस पर ध्यान देने के बाद, सबसे पहले कुछ पुलिस कर्मियों को अयोध्या में लापरवाही के लिए निलंबित किया जाता है कि ये सब कुछ हो गया और उनको पता क्यों नहीं चला, जिसमें वो जमीन की मिली भगत, वो बेकरी का अवैध रूप से चलना भी शामिल है। जिस बुलडोजर एक्शन की आपने बात पूछी, हमने तस्वीरें देखी कि मोहित की उस बेकरी पर बुलडोजर चले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़िता के परिवार से मिलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि परिवार बेहतर सुविधा की मांग करता है, उसके अलावा सुरक्षा की मांग करता है और दोनों ही चीजों को पूरी करने का वादा किया जाता है। सीएम अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में वो बड़े अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं और उस बैठक में भी वरुण ये तय होता है कि इस केस में पुलिस की जो केस डायरी है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद डीएनए सैंपलिंग आती है। और आपको याद होगा तो विपक्ष डीएनए सैंपलिंग को एक मुद्दा बना रहा था। विपक्ष ने ये कहा था कि आप डीएनए सैंपल लीजिए, आप डीएनए मिलान करिए। आपको याद होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने ये बात कही थी कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। उसके बाद उनकी पार्टी के कई नेताओं ने, विधायक, सांसदों ने इस मांग को रखा था कि डीएनए की जांच होनी चाहिए, डीएनए सैंपल आप लीजिए और मैच करिए। सरकार ने ये भी किया। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मोबाइल का सीडीआर और फॉरेंसिक जांच हो रही है, वो भी किया। मुख्यमंत्री के इंटरवेंशन के बाद एक चीज जो तय की गई वो ये थी कि इस केस की पुलिस की डायरी होगी, यानी केस डायरी होगी, जो पुलिस चार्जशीट बनाने से पहले केस डायरी बनाती है, फिर चार्जशीट बनाती है उसकी बिना पर, उसमें कोई भी कोताही या लूप होल नहीं आएगा। हर तरीके का पॉसिबल एविडेंस, यानी हर तरीके का मुमकिन सबूत, साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत करेगी और इन लोगों को एक तरीके से घेरा जाएगा, इन आरोपियों को। इसके अलावा इतना ही नहीं कि सिर्फ अयोध्या रेप केस, अगर इन आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मीटिंग में स्पष्ट किया था कि मामले की जांच तो बिल्कुल प्राथमिकता पर हो, लेकिन आरोपियों के नेक्सस की भी जांच हो। और उसके बाद जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मोहित खान हो या राजू हो, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उनके आसपास से जुड़े जो लोग हैं, वो जिन भी तरीके की संलिप्तता उनकी जिन जिन चीजों में रही है, उसकी भी जांच हो रही है। और बेकरी पर बुलडोजर चलते हमने देखा है, और संपत्तियों की जांच हो रही है कि क्या वो सही तरीके से, लीगल तरीके से, वैध तरीके से खरीदी गई या उसमें किसी तरीके का अवैध अतिक्रमण, खरीदारी, खरीद फरोख्त शामिल है। और अगर वो है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से इस एक्शन में अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के एविडेंस कलेक्शन हो रहे हैं वरुण, उस पूरी चार्जशीट को फाइल करने से पहले ये स्पष्ट दिख रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और आप देखिए ना, उस बयान रखने को पहले आपको अयोध्या का एक केस सुनाई देता था कि अयोध्या में नाबालिग के साथ एक मामला हुआ है, और उस पटल पर उस बयान को रखने के बाद आप देखिए बुलडोजर चलता है, डीएनए सैंपलिंग हो जाती है। और ये सब पहले हो सकता था आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ, लेकिन ये डीएनए सैंपल बाद में ही क्यों लिए गए? लड़की को उसके बाद ही लखनऊ क्यों लाया गया? 3 महीने का भ्रूण हो चुका था।
उसके बाद ही क्यों मोबाइल सीडीआर खंगाले गए, जबकि गिरफ्तारी के बाद भी खंगाले जा सकते थे। साफ दिख रहा है, जो आपने सवाल पूछा, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इम्पैक्ट या इंटरवेंशन, या आप उसको कह लीजिए कि उनका इस केस पर स्पष्ट निर्देश जाने के बाद कैसे ये पूरा मामला बड़ा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।